अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं आपकी मेज़बान माहम साहिब और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पंजाब समेत मुल्क भर में छोटे से लेकर हर बड़े जराइम के कंट्रोल के लिए हुकूमत के मुतारिफ कराए गए नए अमन व अमान के इदारों की। तो पंजाब समेत मुल्क भर में अमन व अमान के क़याम और जराइम के सद्देबाब के लिए हुकूमत ने बैक वक्त 3 बड़े और मौसर सिक्योरिटी इदारों की खिदमात हासिल कर ली हैं। इनमें मुल्कगीर दायरा इख्तियार रखने वाली फेडरल कांस्टेबलरी भी शामिल है। पंजाब में महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर काबू पाने के लिए पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि पैरा और जराइम के खात्मे के लिए पंजाब पुलिस ने क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का आगाज़ कर दिया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस 2025 जारी करके उसे विफाक में तब्दील कर दिया है। एफसी अब 4 सूबों समेत इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू कश्मीर और इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में सिक्योरिटी फ़राइज़ अंजाम देगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में पाकिस्तान की पहली पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का इफ्तिताह कर दिया है। पैरा पंजाब में महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, नाजायज़ कब्ज़ों और तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ करेगा। पैरा के खुसूसी दस्ते मुजाहिरों के दौरान नक्स अमन का भी सद्देबाब करने की सलाहियत के हामिल हैं। ये दस्ते शफाफ तफ्तीश और मजबूत प्रोसिक्यूशन को भी यकीनी बनाएंगे। इसके अलावा पंजाब पुलिस ने जराइम के सद्देबाब और मौसर तफ्तीश के लिए नया क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम कर दिया है, जिसने पुराने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल विंग की जगह ले ली है। एडिशनल आईजी की सरबराही में इस डिपार्टमेंट में 4250 अफसरान और अहलकार शामिल हैं, जो सूबे भर में 17 मुख्तलिफ संगीन जराइम की तफ्तीश, गिरफ्तारी और चालान की जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। सीटीडी की कार्रवाइयां पंजाब हुकूमत की जानिब से अमन, इंसाफ, शफाफियत और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के आज़म का मज़हर है। चाहे वो महंगाई से सताए शहरी हों या कब्जा माफिया के खिलाफ लड़ने वाले कमज़ोर अफराद या दहशत गर्दी और जराइम से मुतासरा तबका या इदारे, इस बात का सबूत है कि पंजाब में हुकूमती इदारे सिर्फ ज़बानी दावों पर नहीं बल्कि अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं। बिल्कुल जी, इन्हीं सूरत हाल पर बात कर लेते हैं और हमें ज्वाइन कर लिया है ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफ़ीक भट्टी ने। भट्टी साहब, भी ये एक के बाद एक नए इदारे नए नामों के साथ सामने आ रहे हैं। अगर हम क्विकली आपसे एक एक करके पूछ लें तो सबसे पहले तो आप ये बता दें कि जो पैरा फोर्स जिसका अब इफ्तिताह कर दिया गया है, इसका पर्पज़ क्या है, इसकी ज़रूरत किस तरह से महसूस हुई और आने वाले दिनों में पंजाब में किस तरह से ये इदारा कंट्रीब्यूट करेगा? इमरान, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पंजाब जो है वो लीड ले रहा है हर काम में, पूरे पाकिस्तान में, इवन वफाक से भी ले रहा है इस काम के लिए। मामला यह है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी अगर कहीं होती है या कोई इस तरह का मामला होता था, कब्ज़ा होता था, तो सबसे पहले 15 पे कॉल जाती है पुलिस को बुलाने के लिए। पुलिस अगर जराइम कंट्रोल करने के ओवर बिजी है या वो वहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेशन में बिजी है कोई बंदा, तो वो छोड़कर उनको यहाँ पे आना पड़ता था। अब ये जो पैरा फोर्स बनाई गई है, इसमें नौजवान जो है उनको भर्ती किया गया है और ये बड़ी काबिल फोर्स इसलिए होगी कि आपने किसी को कोई मसला है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मामला है, किसी के कब्ज़ा ग्रुप्स का मामला है, जो ज़्यादा पाकिस्तान में और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर ये बहुत सारा मसला होता है, तो वो सिर्फ अब पहले किसी को नहीं, सबको पता था जी कि पुलिस करेगी। अब पुलिस का जो काम है वो सिंपल इतना है कि जी उन्होंने क्राइम कंट्रोल करना है, मदद देगी। ये जो है आपका पैरा फोर्स जो है बनाई है नई, ये उनको आप कॉल करेंगे, वो फौरी तौर पर वहां पे पहुंचेंगे, मदद वो पुलिस की करेंगे, उसकी मुआवनत करेंगे। और पुलिस की मुआवनत यानी ये दोनों इदारे एक दूसरे को मुआवनत के लिए बनाए गए हैं। पैरा और जो पुलिस का है ये उनकी मुआवनत करेगा और उनको बताएगा जी कि यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई, हमने फिलहाल उसको रोक दिया। क्योंकि पुलिस के आते आते आपको पता है उनके और बड़े मसाइल थे, तो पुलिस के आते तक वो काम कई दफ़ा ख़त्म हो जाता था, यहाँ पे कब्जा हो जाता था। जो पैरा है, इसका काम ये है जी कि कोई भी इस किस्म का जो काम होगा, वो चाहे ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, वो चाहे इसके साथ साथ कब्ज़ा ग्रुप्स का मामला है, वो चाहे कई जगह वायलेशन है, किसी जगह भी कोई वायलेशन ऐसी हो रही है जो आप समझें कि जी वो पुलिस को बुलाना पड़ता था। अरसलान साहब, बहुत ही अच्छे इकदाम किए जा रहे हैं और जराइम को कंट्रोल करने के लिए भी अब फेडरल कांस्टेबलरी जो बनाई गई है, इसका क्या रोल होगा, ये कितना फाल किरदार अदा कर सके? देखिए, मैंने जिस तरह पहले भी आपको बताया कि जी पुलिस को हम फौरी कंट्रोल करते थे, कोई नक्शे अमन का मामला होता था, कोई मसला होता था, इस तरह का कोई जलसा जुलूस होता था, तो पुलिस को बुला लिया जाता था। अब जलसा जुलूस जब निकलेगा तो सबसे पहले फ्रंटियर फेडरल कांस्टेबलरी जो उसको इसका नाम दिया गया है, जो सदर मुमलिकत ने उस पर साइन भी कर दिया ऑर्डिनेंस पे, वो वहाँ पहुँचेंगे और नक्शे अमन के हवाले से वो अपने इकदामात और वो अपना सारा पोजीशंस लेंगे और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पुलिस उनको कॉल की जा सकती है, पुलिस को बुलाएंगे कि जी यहाँ पे ये मामला हमारे हाथ से आगे जा रहा है तो आप तशरीफ़ लाएं। यानी उनकी भी जो फेडरल कांस्टेबलरी है वो उसकी मुआवनत करेगी पुलिस की आगे बढ़कर। यानी फोर फ्रंट पे अब एफसी होगा,
फ्रंटियर कांस्टेबलरी, उसके पीछे पुलिस होगा। पुलिस के ये इसलिए इतने सारे महकमे जो 2-3 बनाए जा रहे हैं या बनाए गए हैं, इसलिए बनाए गए हैं कि पुलिस के ऊपर से बर्डन कम हो और वो जो 24-24 घंटे जो केसेस के अंदर बिजी रहते हैं वो अपना काम थोड़ा सा मुख्तसर करके जो जराइम के ऊपर काबू पाना है वो पुलिस बेहतर अंदाज में पाए। इन दोनों फोर्सेस का मकसद भी यही है कि पुलिस को कुछ वक्त दिया जाए ताकि वो अपना काम, जो पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, साहब पुलिस को थोड़ा सा, आपने जैसे कहा कि थोड़ा सा वक्त दिया जाए, कहीं पुलिस को रिप्लेस तो नहीं कर देंगे ये इदारे? नहीं, ऑलरेडी ये काम वो कर रहे हैं, ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं। उन्हीं में से अफसर, जिस तरह अब जो ये पैरा फोर्स बनाई गई है, इसके अंदर भी जो नए लड़के लिए गए हैं वो ट्रेनिंग उनकी पुलिस ने की है, उनमें भी वो पुलिस के अंडर या पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे। पुलिस उसमें ऑर्गेनाइज क्राइम में क्या था, यही कुछ था पहले भी जो पैरा फोर्स करेगी। और इसी तरह जो आप जो कह रहे हैं जी कि फेडरल कांस्टेबलरी जो है वो पुलिस ही है, वो पुलिस से पहले वहां पे जाएगी। मतलब कोई जुलूस निकलता है, कोई नक्शे अमन का मामला होता है तो हम 15 पे कॉल करते हैं फौरन कि जी पुलिस को बुलाएं। कोई झगड़ा हो जाता है तो वहां पे फ्रंटियर कांस्टेबलरी पहले जाएगी, उनको कॉल जाएगी और वो वहां पे पहुंचेंगे पुलिस से पहले। बहुत ही अच्छे इकदाम किए गए हैं सर। साथ ये भी बता दीजिएगा सीसीडी का क्या काम होगा, ये क्या कार्रवाइयां करेगी, कितने अहलकार इसमें शामिल किए गए हैं? जी, इसमें जो है ये एक फोर्स से बनाई गई है, ये भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के हवाले से ही था कि इसमें सीसीडी बनाई गई है कि जो प्रोसिक्यूशन हमारी है वो बड़ी वीक थी। पुलिस के पास एक अफसर है, उसके पास 400 केसेस हैं, उसने वो निपटाने हैं। अब ये जो महकमा बनाया गया है इसमें आईजी जो है वो, इसमें आईजी जो है वो एक अलग से एडिशनल आईजी के अंडर ये काम करेगी और इसमें जो है उसमें पुलिस अफसरान और कुछ नए लोग, उनको मिलाकर एक फोर्स बनाई गई है जिसका काम है प्रोसिक्यूशन को तेज करना और केसेस की पैरवी करना और जो क्राइम हुआ है, क्राइम के अंदर जो इसकी इन्वेस्टिगेशन है वो बेहतर तरीके से उनकी मदद करना। ये अपनी इन्वेस्टिगेशन ये भी करेंगे और दूसरी जो पुलिस की रूटीन की जो इन्वेस्टिगेशन विंग है वो भी करेंगे, लेकिन ये ज़रा क्विकली कर देंगे। इनके पास इक्विपमेंट ज़्यादा होगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इन तीनों फोर्सेस का मकसद कायम करना, जो पंजाब सबसे आगे जो फ्लैग्स यानी फेदर इन द कैप है, तीनों फोर्सेस का मकसद सिर्फ ये है कि पुलिस की भी कारकर्दगी से बेहतर और बहुत बेहतरीन हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि पुलिस को वक्त मिलेगा और वो सीसीडी हो, फ्रंटियर कांस्टेबलरी हो या पैरा हो, ये तीनों लोग जो हैं पुलिस की मुआवनत के लिए बनाए गए हैं इदारे, ताकि पुलिस अपना जो काम है, जो उसका काम असल काम है, उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दे और बाकी जो काम है वो सेकेंडरी वो ये सब करेंगे। मतलब अगर किसी जगह कब्जा होता है, खासकर जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का मामला, वो पुलिस वाले कहते हैं जी मुझे तफ्तीश तब्दील करानी है, जी ये पुलिस वाला सही काम नहीं कर रहा। तो सीसीडी जो है किसी भी नौयत का जो 17 जराइम है बड़े, उसमें ये मुआवनत करेगी पुलिस की और वो सीसीडी ही करेगा। उसमें पुलिस का हाथ बिल्कुल थोड़ा सा होगा कि जब अगर मुल्जिम को पकड़ना है, उसको पकड़ना है, पुलिस उनको कहा, जिस तरह वो आपने शुरू में कहा कि जी अगर कब्जा हो रहा है तो जो आपकी जो पीरा फोर्स है वो वहां पर पहुंचकर उसको रोकेगी और पुलिस के आने तक वो उसको रोक के रखेगी। ये ना हो कि जी वो पूरी दीवार बना दें और कब्जा करके चले जाएं, गेट लगा दें। यानी कि पुलिस को तावन फराहम करेंगी ये तमाम फोर्सेस और हम देखेंगे कि इन तीनों जो फोर्सेस हैं इनका मैंडेट क्या है, इनकी वर्किंग रिलेशनशिप आपस में कितनी स्ट्रांग है और साथ ही साथ कहीं ये ओवरलैप तो नहीं कर रहे एक दूसरे को, क्योंकि आपको पता है कि इंटरफेरेंस एक दूसरे के मामला में तो नहीं हो रही। यकीनन बहुत ही मौसर इकदाम है और जराइम को कंट्रोल करने के लिए, रोकथाम के लिए यकीनन पंजाब हुकूमत की जानिब से बहुत ही मौसर इकदाम उठाया गया है और तीनों डिपार्टमेंट जो हैं होपफुली बहुत ही अच्छा काम करेंगे। आगे बढ़ती हैं जी। IMF ने वफाकी हुकूमत के चीनी की इम्पोर्ट के फैसले और इम्पोर्ट पर टैक्स में छूट देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। IMF ने हुकूमत पाकिस्तान के इस तरह के इकदाम से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासिर होने की धमकी दे दी है। IMF ने चीनी के इंपोर्ट को फूड इमरजेंसी के तहत करने के हुकूमती मौक़िफ़ को भी मुस्तरद कर दिया है। IMF के मुताबिक चीनी की दरामद पर टैक्स की छूट IMF के साथ मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी है। जी हाँ, और IMF के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हुकूमत ने चीनी की दरामद पर दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर अब गौर शुरू कर दिया है और चीनी दरामद का फैसला मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने का भी इम्कान है। वफाकी काबीना ने वज़ारत ख़जाना की राय के बगैर दरामद की मंजूरी दी थी, ताहम अब निजी शोबे के लिए दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर भी गौर किया जा रहा है। मुल्क से 7.5 लाख टन चीनी की एक्सपोर्ट और 5 लाख टन चीनी की इंपोर्ट के फैसलों से मुल्क में चीनी का बहरान पैदा हो चुका है और मुल्क की तारीख में पहली बार ओपन मार्केट में चीनी 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान 3 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद करने का टेंडर जारी कर चुका है और चीनी दरामद की कराने की आखिरी तारीख 18 जुलाई मुकर्रर की गई है। देखना अब यह है कि IMF के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद चीनी की इंपोर्ट के लिए हुकूमत
क्या फैसला करती और इस पर आवाम का क्या रद्दमल है वो भी देख लेते हैं। 40 से 200 रुपये चीनी हो गई। गरीब के लिए ये चीज़ें खरीदना बहुत मुश्किल है। तो ना बोरी के हिसाब से चीनी लेके जाता था, तो अभी जो है ना बोरी 9,500 पर पहुंच। ये तो आवाम के बस की बात नहीं। चीनी के रेट में रोजाना पता करता हूँ, लेकिन ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे। चीनी, आटा समेत मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा हो रहा है। सफ़ेद पोश तबका सबसे ज़्यादा मुतासर है। आजकल जो चीनी की महंगाई है वो बहुत ज़्यादा, उनकी कीमतें बढ़ गई, बल्कि आसमान पे चली गई। हुकूमत को चाहिए कि इस पे थोड़ा सा नज़रसानी करे, गरीब तबके के लिए थोड़ा सा आसानियाँ पैदा करे। हम गरीब तबके के लिए बहुत ज़्यादा मसला बनता है, क्योंकि हम ऑलरेडी 700-800 रुपये रोज़ कमाने वाले लोग हैं। बिल्कुल, चीनी का बहरान जो है वो सर उठा रहा है और 200 रुपये फ़ी किलो तक तो प्राइसेस पहुंच चुकी हैं। इसका जिम्मेदार कौन है, बात करेंगे बाहर मईशत डॉक्टर नदीमुल हक साहब से। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हर चंद साल के बाद चीनी का एक क्राइसिस हमें देखने को मिलता है, और अब जब हम देख रहे हैं कि हुकूमत फैसले पहले कर लेती है, सोचती उसके बाद में है, ये जो क्राइसिस इस वक्त चीनी का चल रहा है, आपके ख्याल में इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? हुकूमत पे जी, और किस पे? डॉक्टर साहब, बड़ा शॉर्ट और क्रिस्प आपने जवाब दिया है। हुकूमत तो ये फैसला, डॉक्टर साहब जवाब बिल्कुल वाज़ेह है, तो फिर सोचने की क्या जरूरत है? डॉक्टर साहब ये बताइए, हुकूमत तो कहती है ये माफिया है, ये चीनी माफिया है जो कि ऑपरेट कर रहा है। अगर 84 किस्म की शुगर मिल्स मौजूद हैं, वो ज़्यादातर सियासतदानों की हैं। हुकूमत पहले एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे देती है, उसके बाद अब इंपोर्ट करने का फैसला भी हुकूमत का है, टैक्स छूट भी हुकूमत ने ही दी हुई है, लेकिन अवाम को कुछ नहीं मिल पा रहा। तो हुकूमत किस तरह से अपनी जान इससे छुड़ा सकती है? और ऊपर से IMF का भी एतराज़ आ गया। देखिए जी, 2-3 बातें। पहले तो हम लोग चीनी बहुत ज्यादा खाते हैं। हम लोग द हाईएस्ट डायबिटिक कंट्री इन द वर्ल्ड है। 1 in 3% इन पाकिस्तान इज डायबिटिक बिकॉज चीनी बहुत खाते हैं, पीते हैं। चाय में 3-3, 4-4 चमचे डाल के पीते हैं। तो मेरा ख्याल से चीनी की कीमत वैसे भी ऊपर करनी चाहिए, क्योंकि ये बात ही गलत है कि हम चीनी इतनी दबा के खा रहे हैं। हमसे नजदीक जो दूसरी कंट्री है वो 22% पे है, हम 8% है। तो चीनी, पहले तो ये समझाने की जरूरत है लोगों को, एक चीनी कोई ये वो क्या कहते हैं, कोई ऐसी गुड नहीं है जिसके साथ आप गुजारा नहीं करते। पूरी दुनिया में चीज निकल रही है, कोई चीनी नहीं खानी चाहिए। नंबर 1 तो ये बात होगी। नंबर 2 ये बात होगी, ये कोई नई बात नहीं है कि हुकूमत कभी बरामदात, कभी दरामदात, तो कभी ये, तो कभी वो, कभी सब्सिडी, कभी कुछ। हुकूमत को 1000 बारी हम लोगों ने कहा है, जो इकोनॉमिस्ट बेचारे 2-4 बैठे हुए इस मुल्क में, 1000 बारी कहा इस काम से निकल जा भाई, तुम्हारा काम चीनी बेचना नहीं है, तुम्हें हम इसलिए नहीं वहां रखते चीनी खरीदना और बेचने के लिए। चीनी मार्केट की गुड है, आए चीनी, उसकी कीमत इंटरनेशनल प्राइस के साथ हो, खत्म बात, और कोई जरूरत ही नहीं। पर हुकूमत को शौक है। और ये जो कहना माफिया है, तो भाई रूल ऑफ लॉ फिर क्या होता है? फिर हम इनको बिठाते किस लिए वहां? अगर इन्होंने सारा वक्त बहाने ही लगाने हैं कि जी वो माफिया, हम नहीं कुछ कर सकते, तो क्या कुर्सी छोड़ दो अपनी डाली गाड़ियां, छोड़ दो प्रोटोकॉल। चौथी बात, IMF को क्या गाली देगी? क्या IMF की हुकूमत है? इनको इनके डाले शाले लो, इनकी गाड़ियां लो। IMF को मुल्क चलाए। IMF के, मैं 30 साल IMF के साथ काम करता रहूं। IMF के साथ निगोशिएट करना पड़ता है और IMF को बताना पड़ता है आप क्या कर रहे हैं। अगर आप IMF को कुछ बता ही नहीं सकते और जाके कह रहे हैं प्लीज सर मे आई डू दिस, तो यार ये तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर को सोचना चाहिए ना, कोई और नौकरी कर ले। IMF से बात करनी पड़ती है। पर ये तो मैं तो बात भी ना करूं चीनी पे, मैं तो कहूं चीनी बिल्कुल हमें छोड़ देनी चाहिए। और चीनी बेशक सर छोड़ देनी चाहिए, लेकिन अब हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है? IMF को खुश करना चाहेगी या फिर कोई पॉलिसी बनाएगी या चीनी की कीमत में कमी करेगी? बड़ी चीजें हुकूमत के पास बहुत कुछ करने को। गाड़ियां खरीदनी बंद कर दे सरकारी। क्या चीज आपको चाहिए कि हर सरकारी अफसर के पास माशाल्लाह 10 गाड़ी हो? ठीक है, आपको चाहिए कि हर सरकारी अफसर बाहर फिरता हो। मैं देखता हूँ मिनिस्टर कैसे बाहर चक्कर लगाते हैं, सैरें कर रहे हैं पूरी दुनिया में, सेक्रेटरी सैरें कर रहे हैं। यार कोई एक्सपेंडिचर कंट्रोल है? फिर मैं देखता हूँ कि आप रोज एक नई एजेंसी बना देते हैं, रोज एक नई एजेंसी बना देते हैं। हुकूमत की तनख्वाहें कितनी बढ़ रही हैं आप देखिए, 10-20 गुना तनख्वाह बढ़ गई है। अब हर अफसर 22 लाख पे हायर हो रहा है। इस बात 22 लाख पे मैं आपको कितने अफसर गिनाऊं जो हायर हो रहे हैं? ठीक है, तो एक हमने फिस्कल एक्सपेंडिचर, बल्कि ये IMF का भी कसूर है। IMF को मैं कह चुका हूँ कि अगर आप मॉनिटर नहीं करते, वॉच ही नहीं करते, तो आप क्या कर रहे हैं? IMF भी इसमें कंप्लिसिट है। इस मुल्क का बेड़ा गर्क हुकूमत कर रही है, बिकॉज हुकूमत आपके बैंकर शंकर आके चलाते हैं, उनको समझ कुछ नहीं आती, सिविल सर्विस चलाती है। और आप लोग माफिया के खिलाफ, किसी के खिलाफ, माफिया क्या, चूहे के सामने भी नहीं खड़े होते।
बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब आपने, और एक तल्ख हकीकत है कि चीनी की प्राइसेस जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही इसी गवर्नमेंट से, जो कि दावा करती है कि हम वोट लेकर आए हैं और चीज़ों को ठीक भी कर रहे हैं, मुआशी बेहतरी की तरफ भी जा रहे हैं। फिलहाल के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चीनी का क्राइसिस देख रहे हैं कि अब जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया था 84 जो है शुगर मिल्स हैं और उसमें से जो डीलर्स हैं इनके वो रजिस्टर्ड नहीं है। इसकी इकोनॉमी जो है वो पहले भी हम बात कर रहे थे कि जैसे नदीम साहब ने कहा है कि चीनी सेहत के लिए तो अच्छी नहीं है, चीनी उस तरह से इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, वो एक फैक्टर अलग है, लेकिन हुकूमत की पॉलिसीज जो है यहाँ नाकाम दिखाई दे रही हैं। हुकूमत को तो चाहिए इस पर अमल दरामद करे और कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि आवाम को रिलीफ मिले, क्योंकि चीनी बुनियादी ज़रूरत भी है, हर घर में इस्तेमाल भी होती है। वो अलग बात है, इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दीगर कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर चीनी इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की जाती है, सेहत के लिए अच्छी नहीं करार दी जाती। आगे बढ़ते हैं जी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को यूक्रेन जंग 50 दिन में ख़त्म करने का अल्टीमेटम देते हुए इक़्तिसादी पाबंदियों की धमकी भी दे डाली है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से कहा है कि वो यूक्रेन जंग 50 दिन के अंदर ख़त्म करे, वरना उसे बड़े पैमाने पर इक़्तिसादी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी सदर ने नेटो सरबराह मार्क रूटे से मुलाकात में रूस से नाराजगी का इजहार किया है और अगर यूक्रेन के साथ 50 दिन में जंग खत्म ना हुई तो रूस पर 100% टैरिफ आयद किया जाएगा। और दूसरी तरफ नेटो सरबराह ने अमेरिका से हथियारों की खरीदारी का मुआहिदा किया है और इस जदीद असलहे में पैट्रियट फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और एंटी मिसाइल बैटरियाँ भी शामिल हैं जो यूक्रेन को फ्राहम की जाएंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। अमेरिकी सदर दूसरी बार मुंतखब होने के फौरी बाद ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करके ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश भी की थी। आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, बात करेंगे साबिक सफ़ीर जिया बलोच साहब से। जिया बलोच साहब, डोनाल्ड ट्रंप के पास सिर्फ एक ही तरीका कार है कि मेरी बात मान लो, 50 दिनों में ये कर दो नहीं तो टैरिफ लगा दूंगा, 100 दिनों में ये कर लो तो ये कर दूंगा, 2 हफ्तों में अगर जंगबंदी ना हुई तो फिर ये कर दूंगा। तो आपको लगता है कि इतने बड़े बड़े बैनुल अक़वामी मसाइल जो हैं इस तरह की धमकियों से वो हल हो सकते हैं? शुक्रिया। आई थिंक हमें समझने की ज़रूरत ये है कि आखिरकार रशिया को पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ कहना या फिर पुतिन के साथ बहुत ही जिस तरह वो कहता है कि बड़ी प्लेजेंट मेरी कम्युनिकेशंस हुई हैं एंड दैट ही वाज वेरी वेरी प्लेजेंट। जो कल आपने खुद भी देखी होगी, मैंने भी देखी वो कि जी व्हेन आफ्टर जब के बात करने के बाद ट्रंप से उसने अपनी बेगम को बताया कि आई हैड अ वेरी गुड टॉक with Mr. Putin, but next time, like within next there was a firing. डोनाल्ड ट्रंप और रशिया आपस में करीब आ गए और ये हमेशा लॉन्ग टर्म इनकी एक पॉलिसी रही है सिंस द रेगन डेज, जब से उन्होंने चाइना के साथ ओपनिंग अप की थी कि ये दोनों जो बड़ी ताकतें हैं जो कि एक लिहाज से उस तरह के कैपिटलिज्म या वेस्टर्न कल्चर का, वेस्टर्न पावर कॉन्फ़िगरेशन का हिस्सा नहीं है। रशिया थोड़ा सा यूरोप में आता है लेकिन वो एसेंशियली यूरेशियन पावर है। तो उनका असल मकसद ये है कि किसी तरह भी रशिया जो है वो चाइना की गिरफ्त से निकल जाए, तो असल मकसद वो उनका है। इस वजह से ना ही वो इतना प्रेशर डाल सका है पुतिन के ऊपर कि वो जंगबंदी पे आ जाए और ना ही वो उससे ज्यादा पींगे बढ़ा सका है, क्योंकि जंग जारी है जो कि बहुत अनपॉपुलर है एट दी पब्लिक लेवल इन द एंटायर वेस्टर्न एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह से पहले उन्होंने कहा था कि जी पहले 24 घंटे 48 घंटे में आने के बाद मैं यूक्रेन का भी जंग बंद करा दूंगा, गजा में भी जंग बंदी ले आऊंगा, तो मेरे ख्याल है ये वो सियासी बयानात हैं जो होते रहते, इसमें सियासत बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी जो असल में उससे डबल फायदे हो गए इनको। एक तो रशिया के साथ भी बहुत अभी तक उसने पुतिन के साथ अपना एक रेपो रखा हुआ है, साथ ही अब नेटो को उसने फोर्स किया है कि आप खरीदें हमसे वेपन और आप दे। इससे पहले तो मेरे ख्याल है कोई हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस जो है वो यूएसए दे चुका है यूक्रेन को एज ए असिस्टेंस एज वेल एज द मिलिट्री इक्विपमेंट। तो अब ये तब्दीली जो हमें और करना चाहिए वो ये है कि अब यूएसए जो है उसकी कीमत मांग रहा है यूरोप से, क्योंकि असल में ज्यादा खतरा जो एक लिहाज से रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन का है वो यूरोपियन यूनियन को है। यूरोपियन की जो
कंट्रीज हैं उनको या यूरोपियन कंट्रीज को है। लेकिन ज़िया बलोच साहब बारहा डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि जंगों के हामी नहीं है। गजा के मामले पर देख लें, वो दावा जरूर करते हैं लेकिन जंगबंदी नहीं होती। अब यूक्रेन को भी अल्टीमेटम दे दिया 50 दिन का, दूसरी तरफ असलहा भी फरोख्त कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली उनका मकसद क्या सिर्फ असलहे को फरोख्त करना है, क्योंकि जंगों का खात्मा तो करवा नहीं सक रहे? वैसे हो भी सकता है जो आप कह रही हैं, बिल्कुल उसमें एक अंदाजा कुछ लोग लगा रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि चूंकि अब अगर हम देखें इजराइल को, तो मुसलसल मुतवातिर तरीके से मैं समझता हूँ कोई एक हफ्ता एक नहीं या एक महीना नहीं गुजरा के जिसमें कोई ना कोई hundreds of billions of डॉलर, ये नहीं कि 100 बिलियन, 60 बिलियन का वेपन इजराइल गया है। इसी तरह से यूक्रेन के अंदर भी बहुत सारा वेपन गया है और अभी जो पैट्रियट हैं, बैटरीज, वो भी दी जाएंगे। इसके अलावा कोई आर्टिलरी शेल्स हैं, कोई मिसाइल्स हैं लॉन्ग टर्म। तो वो मेरे ख्याल में बेन्यू बहुत बड़ा है। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो इस वक्त हुकूमत है यूएस में, वो मुकम्मल तौर पे कॉरपोरेट जो वहाँ का सेक्टर है उसकी गिरफ्त में है। और कॉरपोरेट में वो भी शामिल हैं जो आर्मामेंट या डिफेंस इंडस्ट्री से शामिल हैं। और ये भी आपको अपने नाज़रीन को हम बताते चले कि वहां पे पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है डिफेंस की, वो प्राइवेट सेक्टर में, अनलाइक पाकिस्तान जाए कि वो कोई भी चीज बगैर किसी क्लियरेंस के यूएस की स्टेट डिपार्टमेंट के बेच भी नहीं सकते, कि स्क्रू भी नहीं बेच सकते। लेकिन वहां रिसर्च, वहां प्रोटेक्शन और जो मार्केटिंग अपनी और इमेज बिल्डिंग, वो अमेरिका की एज अ ग्रेटेस्ट आर्म इंडस्ट्री कंट्री वो लोग करते हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि वो भी एक फैक्टर हो सकता है कि आर्म इंडस्ट्री डज नॉट वांट कि वॉर खत्म हो। और ये इसमें तो बहुत सारी स्टडीज की हुई हैं कि इतनी सारी जो वॉर्स लड़ी गई हैं, वियतनाम से लेके इराक से लेके कंबोडिया से लेके वियतनाम, और अभी रिसेंटली जितना भी कुछ हुआ है गल्फ में, और जहां कहीं भी हम देखते हैं जहां भी इनकी फौजें जाती हैं या इन्वेजन अफगानिस्तान शामिल, उसमें बहुत बड़ा हाथ आम जो व्हाट दे कॉल इट डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल जी बलोच साहब, आपने ठीक कहा। और इस क्राइसिस के अंदर जो है वो असलहा बेचकर भी रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है। और अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि वो अपना एक बड़ा रेवेन्यू जो है यही असलहा इन ममालिक को बेचकर, उन ममालिक को जिनको खदशा होता है, को टेंशन होती है, कुछ जंग के खतरात होते हैं, पता लगता है कि उनकी सलामती ख़तरे में है, तो वो अमेरिकी असलहा भी अमेरिका से ख़रीद लेते हैं। उसके बाद उनके हालात कुछ बेहतर हो जाते हैं। तो बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप की किस बात पे यकीन करें, किस बात पे ना करें। आपको याद है कि चाइना पर उन्होंने टैरिफ की बात की थी और उसके बाद कम करते करते इतनी बारगेन उन्होंने की कि वो डू करके अंडू करते करते उनकी अब पूरे जो उनका इंप्रेशन है पूरा मार्केट में हम देख रहे हैं, किसी बात पर यकीन करने को दिल नहीं करता। बहरहाल कुछ मज़ीद मौज़ूआत पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ रहिए। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।